डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम एक्टिव पैसिव करेंगे एंड एज यू नो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली यू लुक एट दीज टू पिक्चर्स। फर्स्ट पिक्चर को जब आप देखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स फ्लावर दे रहे हैं अपनी टीचर को, और दूसरी पिक्चर को जब हम देखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि टीचर को फ्लावर्स दिए गए हैं बच्चों द्वारा। दोनों का मीनिंग सेम सा ही है, राइट? तो फर्स्ट के लिए हम सेंटेंस यूज़ करेंगे द स्टूडेंट गेव फ्लावर्स टू द टीचर। द स्टूडेंट्स गेव फ्लावर टू द टीचर। और सेकंड के लिए हम यूज़ करेंगे द टीचर वॉज गिवन फ्लावर्स बाय द स्टूडेंट। तो मीनिंग सेम है बट वॉइस इज़ डिफरेंट, राइट? यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है बट वॉइस डिफरेंट है, तो उसके लिए हमें वॉइस को समझना होगा। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, in this active voice, when the person or thing denoted by the subject performs the action, जब कोई काम हो रहा है उसको सब्जेक्ट कर रहा है, that is it active voice. And a verb is said to be in the passive voice when the person or thing denoted by the subject is acted upon, जब कोई काम हुआ है और उसका असर हमारे ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। The subject does not perform the action expressed in the verb. फर्स्ट का सेंटेंस जो मैंने आपके लिए बताया था, फर्स्ट पिक्चर का, द स्टूडेंट गेव फ्लावर्स टू द टीचर। एंड अबाउट द सेकेंड पिक्चर, द टीचर वॉज गिवन फ्लावर्स बाय द स्टूडेंट. So it can be noticed that the above two pictures are nearly the same and the sentences are also playing the same thing, but the voice is different. आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है, क्योंकि मोस्टली जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उन्हीं को ही हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस में जो कि हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए होती है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, उसको आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपको व्हाट और whom का आंसर मिल रहा है आपके वर्ब से, तो देयर इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सी, शी एट एन एप्पल। शी सब्जेक्ट हो गया आपका। वॉइस को समझने से पहले आप अपनी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रखे हुए हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल देखिए। शी एट एन एप्पल। शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, एट हमारी वर्ब हो गई और एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हमें व्हाट और whom का आंसर मिल रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है। If we are getting the answer of what and whom, so it means we have transitive verb. And if we are not getting the answer of what and whom, then we don't have object in the sentence. Second में देखिए, the boy subject हो गया, flies verb हो गई, flies what? His kite. तो what का आंसर हमें यहाँ मिला, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ देखिए, द बर्ड सब्जेक्ट, फ्लू वर्ब, व्हाट का आंसर भी नहीं है, whom का आंसर भी नहीं है, तो इट मीन्स इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। द बोट सैंक। बोट हमारा सब्जेक्ट हो गया, सैंक इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वी डोंट हैव, तो इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मोस्टली ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम एक्टिव और पैसिव में चेंज करते हैं। क्लियर? मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन ऑकर इन टू वॉइसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही हम एक्टिव और पैसिव में चेंज करेंगे। अच्छा, कौन सी एक्टिव वॉइस होती है? एक्टिव वॉइस होती है अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट
परफॉर्म्स द एक्शन। जब जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। एंड हियर यू सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, द स्टूडेंट गेव फ्लावर टू द टीचर। तो वहाँ किसने फ्लावर्स दिए थे? स्टूडेंट ने दिए थे। तो स्टूडेंट्स ने फ्लावर्स दिए थे, इसका मतलब सब्जेक्ट ने काम किया। एक्शन जो हुआ था वो सब्जेक्ट के द्वारा हुआ था, इसलिए तो दैट इज एक्टिव वॉइस। And when a verb is said to be in passive voice, when the person or thing denoted by the subject is acted upon, जो काम हुआ है वो उसका असर ऑब्जेक्ट पर हुआ है। In the second sentence, subject was teacher, right? And that subject is not doing the action, giving the flowers, such a sentence is said to be in the passive voice. तो हम बोल सकते थे कि वो passive voice है। क्लियर? तो एक्टिव में, एक्टिव से पैसिव में जो हम चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट का पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, इन द सेकंड सेंटेंस टीचर जो था दैट वाज द सब्जेक्ट इन द सेकंड सेंटेंस। सो कुछ एग्जांपल्स आप और देखिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। द हंटर शॉट द टाइगर, द हंटर शॉट द टाइगर। अब यहाँ पर हंटर कौन है? सब्जेक्ट हो गया। और शॉट क्या है हमारी? वर्ब हो गई। और किसको शॉट किया? whom, shot whom या shot what? That was tiger. The subject is doing the action shooting, right? Subject जो कि hunter है वो कौन सा काम कर रहा है? शूटिंग का काम कर रहा है। So therefore the sentence is active in voice because subject हमारा काम कर रहा है और वो कर रहा है hunting. एक्टिव पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। अगर हमने फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया था द हंटर शॉट द टाइगर, राइट? अगर हम उसका पैसिव बनाते हैं द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर, जहाँ पर आपका सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग द एक्शन एंड द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आप इस टेबल को अच्छे से समझिए। यू हैव टू लर्न दिस टेबल, then you will understand how to change active into passive. This is an important table जो आपको याद करनी है। आप देखिए टेंसेस आपको मैंने पहले करा चुकी हूँ, तो आपको टेंसेस में कुछ ध्यान रखने वाली बात है। एक तो अगर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है तो जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? एस या ई एस आप यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और एस या ई एस होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है, राइट? तो राइट और राइट्स का किस में चेंज हो जाएगा? इज एम आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न में चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में। एक्टिव में राइट या राइट्स है तो पैसिव में वो इज एम आर और रिटर्न बन जाएगा, ठीक है? प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी होता है, वो पैसिव में चेंज हो जाएगा। इज एम आर तो रहेगा ही, प्लस में बीइंग लग जाएगा, बी ई आई एन जी, बीइंग। इज एम आर प्लस में बीइंग बन जाएगा। आई होप इट इज़ विजिबल प्रॉपरली। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर और जैसे कि राइटिंग लिखा हुआ है तो इसका चेंज होगा इज एम आर प्लस बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज़ हैव आप यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। हैज़ हैव रिटन का हैज़ हैव बीन रिटन, बी डबल ई एन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सभी टेंसेस के लिए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है लाइक ऑलरेडी हैज़ हैव बीन है आपका, तो सेम रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन इट। अगेन आई एम रिपीटिंग, सी आपका प्रेजेंट सिंपल का आपका इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। प्रेजेंट सिंपल का आपका कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहेगा, प्लस में बी ई आई एन जी, बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव रिटन होगा, जो चेंज हो जाएगा
हैज़ हैव बीन में BEEN बीन में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव बीन राइटिंग का आपका सेम रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। नाउ कम टू द पास्ट। अगर पास्ट इंडेफिनिट है जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसका आपका पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस का आपका पास्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा, प्लस में BEING बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट परफेक्ट का आपका पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, बट BEEN बीन बन जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। हैड रिटन के साथ हैड बीन रिटन बन जाएगा, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आपका है तो आपका सेम रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन इट। यहाँ पर स्पेस खाली है, इसीलिए है क्योंकि देयर इज नो चेंज इन इट, दैट्स वाई। अगर आपका फ्यूचर सिंपल टेंस दे रखा है तब विल हैव शैल हैव होता है आपका। सिंपल में आपका विल और शैल होगा, सॉरी आपका सिंपल में विल या शैल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, राइट है। तो विल या शैल के साथ में बी लग जाएगा, विल बी शैल बी बन जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल बी ऑलरेडी दे रखा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING होगा, वो आपका सेम रहेगा एज इट इज़, देयर विल बी नो चेंज इन इट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस ही रहेगा, विल शैल का विल शैल बी का विल शैल बी ही रहेगा, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट में आपका विल शैल हैव होता है तो विल शैल हैव बीन लग जाएगा। हैव के साथ BEEN बीन लगता है, देखिए यहाँ भी हैव के साथ BEEN लगा था, यहाँ भी हैड के साथ भी BEEN बीन। तो सेम फ्यूचर परफेक्ट में आपके विल शैल हैव के साथ में बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही आपकी आनी ही आनी है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका विल शैल हैव बीन राइटिंग आपका सेम रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन इट। विल शैल हैव होता है, प्लस में बीन होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING होता है, तो एज इट इज पैसिव में भी वही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज, दैट्स वाई दिस प्लेस इज एम्प्टी। क्लियर? तो ये टेबल आपको याद करनी है, इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो कौन से टेंस को किस तरीके से चेंज करना है। प्रेजेंट सिंपल आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका सेम रहेगा, बस BEING बीइंग लग जाएगा। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, वो आपका हैज़ हैव जो है वही रहेगा, प्लस में बीन लग जाएगा, आपकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एज इट इज़ रहेगा, उसमें नो चेंज होगा। और बाकी आप एक बार खुद लर्न कर लेना, मैं इसको 2 बार रिपीट करा चुकी हूँ। अच्छा, कुछ नोट करने वाली चीज़ इसमें ये है कि व्हेन एन एक्टिव वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, सेंटेंस अंडरगोज 2 मेजर चेंजेस। कौन कौन सा? एक तो सब्जेक्ट हमारा प्रेडिकेट बन जाता है, द सब्जेक्ट बिकम्स द प्रेडिकेट एंड द वर्ब इज चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये 2 मेजर चेंजेस हमारे होते हैं जब हम एक्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। तो सब्जेक्ट हमारा प्रेडिकेट बन जाता है और वर्ब हमारी पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाती है। क्लियर? अब हम कुछ और एग्जाम्पल समझेंगे ताकि हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकें। सी द एग्जाम्पल्स। लॉयर एग्जामिन्ड द डॉक्टर, एक्टिव वॉइस है। द लॉयर एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट्स है, तो अब ये चेंज हो जाएगा, द डॉक्यूमेंट्स वर एग्जामिन्ड बाय द लॉयर। तो एक्टिव से हमारा पैसिव में जो हमने चेंज किया तो हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। द सब्जेक्ट इज शिफ्टेड टू द प्रेडिकेट एंड द वर्ब एग्जामिन्ड इज चेंज टू वर एग्जामिन्ड, राइट? जैसे कि रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था। अगर क्वेश्चंस दे रखे हैं तब कैसे चेंज होंगे? सी हु टॉट हर फ्रेंच, एक्टिव वॉइस में है।
By whom she taught, by whom was she taught French. पैसिव में चेंज हो जाएगा. Do you know this child? Active voice. Is this child known to you? Why did your father refuse that job? Why was that job refused by your father? Whom did you laugh at? Who was laughed at by you? Okay, when a transitive verb has two objects, either the direct or indirect object may become the subject of the sentence in the passive. कई बार ऐसा होता है हमारी वर्ब जो होती है उसके दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. तब हम कैसे चेंज करेंगे? सी द एग्जाम्पल्स. लाइक रमन लेंट मी 10 रुपीज़. अब रमन लेंट मी, यहाँ पर मी जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कितने रुपीज़? 10 रुपीज़. तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. तो यहाँ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो दोनों से ही हमारा पैसिव में चेंज हो सकता है. आई वॉज लेंट 10 रुपीज़ बाय रमन. और दूसरा, ये मी से हमने जो हमारा मी ऑब्जेक्ट था हमारा, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया. एक तो इस टाइप से चेंज हो सकता है. दूसरा, अगर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है 10 रुपीज़, अगर उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम तो 10 रुपीज़ वर लेंट टू मी बाय रमन. तो दोनों ही तरीके से हम चेंज कर सकते हैं. अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हम अपना वॉइस चेंज कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी. सी मोर एग्जाम्पल्स. लाइक आई टॉट हिम इंग्लिश. अब हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो चेंज करते हैं. ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय मी एंड इंग्लिश वॉज टॉट टू हिम बाय मी. They told me the truth. Me is indirect object and truth is direct object. The truth was told to me and I was told the truth. Clear? Now, these were the examples of those verbs. They have two objects. Now, come to next. अगर हमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दे रखे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर हो, कमांड हो या रिक्वेस्ट हो, अगर वो सेंटेंसेस दे रखे हैं तब हम कैसे वॉइस को चेंज करेंगे? इसमें क्या होता है, व्हेन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड इन सच केसेस द पैसिव सेंटेंस बिगिन विद वर्ड लेट. लेट से वर्ड स्टार्ट होता है. यहाँ पर हम लेट लगाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये आपका फॉर्मेट है जब आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दे रखे होते हैं. सी, पोस्ट दिस लेटर. सो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड. लेट हमारा स्टार्टिंग में लगेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा. दिस लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और बी लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड लग गई. क्लियर? तो आपको इसमें ये जो आपका फॉर्मेट है इसको याद रखना है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए. Do not insult the poor. Let the poor not to be insulted. Shut the door. Let the door be shut by you. तो ये था आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस योर एक्सरसाइज. दैट्स इट फॉर टुडे. बाय फॉर नाउ. हैव ए नाइस डे.